नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लेवल में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो सेंट्रल लेवल या तो स्टेट लेवल, सभी के लिए साइंस हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग मैं आप लोग से यही विनती करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को वीडियो यानी क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को उससे रिलेटेड फैक्ट भी आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि आप लोग उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसका आंसर दे सके। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, यानी पानी का घनत्व यानी डेंसिटी कब अधिकतम होता है। पहला दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 केल्विन, 4 फ़ारेनहाइट और -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताइए, यानी आपका सबसे अधिकतम घनत्व के कब होता है। ऑप्शन ए यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। देखिए इसका कारण क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहता है, आइस यानी बर्फ़ रहता है। तो आइस आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ऐसे आपका स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। तो देखिए इसमें जो स्पेस रहता है ना, इसके कारण स्पेस होने के कारण इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन वाटर के। तो जब जैसे ही इसको हीट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, जब से ही इसको हीट करेंगे तो इसमें क्या होगी, ये इसका क्रिस्टल जो फॉर्मेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। जो भी बॉन्ड है इस ब्रेक होके आपस में मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, पास में आ जाएंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूल एकदम पास आ जाएंगे। यानी आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। समझ रहे हैं ना। तो जब वॉल्यूम यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या हो जाएंगे, फिर अपने क्रिस्टलाइन यानी ज़्यादा हीट होने के बाद वो फिर क्या हो जाते हैं, जो भी मॉलिक्यूल कण होते हैं अलग अलग होने लगते हैं। तो इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कम होने के कारण, यानी कम हो जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। समझ गए। तो इसलिए आप लोग को 4 डिग्री सेल्सियस से अगर जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा उसकी वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाती है, घटने लगती है। तो इसलिए कहा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। समझ गए। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 मोल का जल का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, यानी 18 ग्राम होगा, 180 ग्राम होगा, 90 ग्राम होगा या 45 ग्राम होगा। देखिए आपका एसएससी 2012 का आपको ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर बताते हैं। इसका क्या हो जाएगा आप लोग का 180 ग्राम। कैसे, आप जानते हैं कि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं। 1 मोल में उसके मोलर मास के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको मोलर मास निकालकर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या हो जाता है, उसका 1 मोल के बराबर हो जाता है। यानी जो मोलर मास होता है, मोलर मास को ग्राम में हम लोग उसी को लिख देते हैं, वही क्या होता है, उसका 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ कर है जल का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो H2O का मोलर मास क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, और प्लस ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 16 होता है, यानी 18 ग्राम हो जाता है। इसका मोलिकुलर मास 18 हो गया। तो इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 मोल के बराबर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। अब आपको क्वेश्चन में क्या करें कि 10 मोल का जल का द्रव्यमान कितना होगा। तो जब 1 मोल की वैल्यू 18 ग्राम है तो 10 मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 18 × 10 कर देंगे, यानी 180 ग्राम। समझ गए। यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को मोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे आप लोग ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन करना होता है। समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। यानी शुद्ध जल जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच का मान कितना होता है। 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, यानी शुद्ध जल का पीएच मान यानी 7 होता है। ये न्यूट्रल होता है। समझ गए। यानी न्यूट्रल होता है, नहीं ये एसिड होता है, नहीं ये बेस होता है। समझ गए। एसिड कौन सा होगा जिसका पीएच वैल्यू
7 से कम होगा वो क्या हो जाएगा, एसिड होगा। और जिसका pH 7 से ज़्यादा होगा वो बेस हो जाता है। समझ गए ना। तो यही आपका जब pH हो तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होता है नहीं तो बेस होता है। तो यानी आपका वाटर क्या है, ना तो एसिड है नहीं तो बेस है, क्या है, न्यूट्रल है। समझ गए। तो यानी आपका शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। यहाँ शुद्ध जल की बात कर रहा है। और शुद्ध जल में क्या हो जाता है, इम्प्योरिटी आ जाते हैं। इम्प्योरिटी आने के कारण उसका pH चेंज हो जाता है। समझ गए। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड में, यानी HCl और H2S, ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन आप में H2 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। समझ गए। तो इसलिए इसमें क्या हो जाते हैं, इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। समझ गए। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या फर्क पड़ता है, यानी क्या असर पड़ता है। अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या असर पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यानी क्वथनांक में बढ़ोतरी होगी और हिमांक में यानी घटेगी। यानी क्या कह सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आपको, देखिए एनडीए का एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे आप लोगों को फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो आप लोग को इस चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलती रहेगी। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, यानी जल कठोर क्यों होता है, इसका अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट से कारण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से कारण, या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। चौथा आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्या होता है, पानी में यानी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ही पानी में अस्थायी कठोरता होता है। समझ गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ये जो भी ये दिया हुआ एलिमेंट आपको इसको याद कर लेना होता है, किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ही जल की अस्थायी कठोरता होता है। तो देखिए जल की कठोरता के कारण क्या होता है, जो भी अगर जल की कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस होता है तो उसमें जो भी हम लोग सर्फ मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, झाग नहीं होता है। लेकिन अगर वो हार्डनेस, अगर वाटर अगर हार्ड नहीं है तो उसमें झाग ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द हार्ड वाटर कंपेयर में। तो इसलिए आप लोगों का हार्डनेस किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। भारी जल यानी नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का आपको पूछ रहा है कार्य क्या होता है। देखिए यूपीएससी 2011 का आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। क्या हो जाएगा, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। D2O क्या होता है, यानी भारी जल मतलब कि D2O इसका फॉर्मूला होता है। देखिए इसका काम क्या होता है कि जो भी न्यूट्रॉन आते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में आते हैं और तेज़ गति से आते हैं, तो ये क्या होता है कि न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेता है और उसकी गति को कम कर देता है, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रॉन को उसको
वो फुलफिल करता है। एक बैक न्यूट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अनकंट्रोल हो जाता है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी रिएक्शन होते हैं वो कंट्रोल वे में नहीं होते हैं और वहाँ क्या हो जाता है, वे वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो इसलिए यानी भारी जल का यानी क्या काम होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, कि जितनी कम गति से आएंगे इफेक्टिव रिएक्शन उतना ही होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए भारी जल का आपका यहाँ सूत्र पूछ दिया। भारी जल अभी बताए थे क्या होता है, D2O होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, उपचयन द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी इसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग पास कराते हैं उसके द्वारा, एक आपको क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं तो उसमें जो रिएक्शन होते हैं वही क्या हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो भी खाना पकाने के तेल को हम लोग वनस्पति घी में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। समझ गए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, देखिए करें कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, यानी समस्थानिकों मतलब क्या, आइसोटोप। हाइड्रोजन कितने आइसोटोप होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यानी प्रोटियम का क्या होता है, H1 इसका भी H2 होता है, इसका H3 होता है। समझ गए, इसका ये फार्मूला होता है। तो यही आपको क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। समझ गए। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए आज के हम लोग बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पर जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो डे बाई डे रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।